नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश प्रजापति हमारे सुरभि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मापन मूल्यांकन और उसमें हमने मापन मूल्यांकन का परिचय ले लिया था, उनमें अंतर समझ लिया था और हमने ये समझ लिया था कि मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी बता दूं। अपने ये जो शिक्षण अभिक्षमता है, ये वास्तव में शिक्षण अभिक्षमता न होकर मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र है, जो समझने की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कुछ विद्यार्थियों के अनुसार ये कठिन विषय भी है, लेकिन ये कठिन विषय उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो इसे सही तरीके से नहीं पढ़ते। पहली बात तो ये है, जैसे विद्यार्थी क्या है कि समझने पर कम ध्यान देते हैं। क्लास में आपके लिए पूरी समझाते हुए पूरे टॉपिक क्लास में क्लियर करवाए जाते हैं। अब कोई विद्यार्थी ऐसे हैं जो जैसे क्लास को स्किप करते हैं या स्पीड बढ़ाते हैं, तो स्किप करने या स्पीड बढ़ाने में आपका स्वयं का नुकसान है, क्योंकि ये समझने का मैटर है। इस पर जितनी ज़्यादा चर्चा होती है, चर्चा से जितनी चीज़ें याद रह जाती है वही स्थायी रहती है। पढ़ने से ज़्यादा चर्चा से चीज़ें याद रहती है, वरना स्पीड बढ़ाने में तो टीचर भी बढ़ा सकते हैं स्पीड, पर आपके लिए हर एक तथ्य को बिल्कुल बारीकी से और पूरे सिस्टमेटिक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो आप पूरे ध्यान से पढ़ें और एक एक चीज़ को समझें, सुनकर ज़्यादा समझें, क्योंकि सुनी हुई चीज़ ज़्यादा स्थायी रहती है अपने। देखें, मापन एवं मूल्यांकन में अब हम लेंगे मूल्यांकन की प्रक्रिया। अब मूल्यांकन की प्रक्रिया देखें, हमने पढ़ा था कि मापन और मूल्यांकन में वास्तव में देखा जाए तो मापन के बाद हमें अंततः क्या करना होता है, मूल्यांकन ही करना होता है। या कहें कि अपना मुख्य काम तो क्या है, मूल्यांकन करना है, क्योंकि हम मापन के बाद क्या करते हैं, किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, वही तो मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन अपने मुख्य बिंदु है। इसमें मूल्यांकन की प्रक्रिया देखें तो मूल्यांकन की प्रक्रिया का मतलब है कि ये जो प्रोसेस है ये किस प्रकार चलती है। तो हम मूल्यांकन की प्रक्रिया जिन महान व्यक्ति या जिन विद्वान के अनुसार समझेंगे वो है B.S. ब्लूम। तो B.S. ब्लूम के अनुसार देखेंगे इन्होंने ये जो मूल्यांकन है इसकी प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा। तो देखिए, B.S. ब्लूम ने मूल्यांकन को त्रिआयामी प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया। B.S. ब्लूम ने कहा कि मूल्यांकन एक त्रिआयामी प्रक्रिया है और वो 3 आयाम हम इसके समझेंगे। तो देखें, B.S. ब्लूम ने मूल्यांकन को त्रिआयामी प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया। अब वो 3 आयाम कौन कौन से हैं समझें। यह है मूल्यांकन की प्रक्रिया। देखिए, मूल्यांकन पूरे शिक्षण को क्लियर करता है, या कहें कि अपना पूरा शिक्षण जो है उस पूरे शिक्षण की प्रक्रिया को हम मूल्यांकन प्रक्रिया के रूप में समझेंगे ब्लूम के अनुसार। तो शिक्षण करवाने से पहले क्या होता है कि हमारे लिए उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? जब भी हमें शिक्षण करवाया जाता है उससे पहले उस शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित होते हैं और उसी उद्देश्य के आधार पर अपने किताबें तैयार होती है। यानी पहले ये निर्धारित कर लिया जाता है कि इस कक्षा के बालक में हमें कौन कौन सी चीज़ों को सिखाकर इसके व्यवहार में परिवर्तन लाना है, या पहले देख लिया जाता है कि
इस बालक को या इस कक्षा के बालक को कौन कौन सी चीज़ें सिखानी है, तो वो अपने पहला पद हो जाता है। और पहला पद इसमें बताया गया है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं, यानी सबसे पहले ये निर्धारित किया जाता है कि हम बालक को जो शिक्षा दे रहे हैं वो किन किन उद्देश्यों के अनुरूप देंगे, या बालक में हमें किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करवानी है। तो पहला पद हो जाता है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा पद होता है अधिगम अनुभव देना। अधिगम अनुभव देना। अधिगम अनुभव को हम कह सकते हैं कि शिक्षण करवाना। शिक्षण करवाना। देखें, पहले तो यह निर्धारित किया गया कि बालक को हम जो शिक्षा देंगे उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, पहला पद तो यह हो जाएगा। फिर अधिगम अनुभव देना, यानी हमें सिखाया जाएगा। किसके द्वारा सिखाया जाएगा? शिक्षण द्वारा सिखाया जाएगा, यानी हमें कक्षा में शिक्षण करवाया जाएगा। इस पद में क्या हो रहा है? शिक्षण हो रहा है। फिर तीसरे पद में देखा जाता है कि हमने जो शिक्षण दिया है उस शिक्षण से बालक के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, या कहें कि शिक्षण कितना सफल हुआ, इसको चेक करने के लिए लिया जाता है तीसरा पद। इसे कहते हैं व्यवहार परिवर्तन का निर्धारण। व्यवहार परिवर्तन का निर्धारण, या इसी को हम शुद्ध रूप में कह सकते हैं मूल्यांकन करना। पहले तो क्या किया जाता है, यह देखा जाता है कि शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं जो हमें पूरे करने हैं। फिर उन उद्देश्यों को देखते हुए हमें अधिगम अनुभव दिया जाता है या शिक्षण करवाया जाता है। फिर तीसरे पद में यह देखा जाता है कि हमने जो शिक्षण करवाया है उस शिक्षण से बालक के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, इसी को हम कहते हैं मूल्यांकन करना। दोबारा समझें, पहले तो ये निर्धारित किया कि इस कक्षा के बालकों को कौन कौन सी चीज़ें सिखानी है, क्या क्या उद्देश्य की पूर्ति करनी है, उसके अनुसार तो अपनी पाठ्य पुस्तकें तैयार कर दी, अपना पाठ्यक्रम तैयार कर दिया। फिर उस पाठ्यक्रम के अनुसार क्या करवाया गया? शिक्षण करवाया गया। पहले पद में तो अपने पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की। दूसरे पद में क्या करवाया? शिक्षण करवाया, या कहें कि अधिगम अनुभव देना, अधिगम करवाया गया। फिर तीसरे पद में यह देखा गया कि इस अधिगम से बालक के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, इसे क्या कहते हैं? मूल्यांकन करना कहते हैं। तो सीधे प्रश्न बनते हैं यहाँ से, मूल्यांकन की प्रक्रिया के कितने पद होते हैं? तो 3 पद। या कितनी आयामी होती है? त्रिआयामी प्रक्रिया होती है। दूसरी बात, त्रिआयामी प्रक्रिया किसने बताया? B.S. ब्लूम ने। मुख्यतया तो अपने यही बातें आती है, एक तो कितनी आयामी प्रक्रिया, ये त्रिआयामी, और त्रिआयामी प्रक्रिया किसने बताया? B.S. ब्लूम ने। और यदि देखा जाए कि कौन कौन से पद हैं इस प्रक्रिया के, तो पहला पद शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, दूसरा अधिगम अनुभव देना, और तीसरा मूल्यांकन करना। तो ये 3 पद अपने मूल्यांकन की प्रक्रिया में चलते हैं। अब इन पदों के उपयोग से और हमने जो पहले जानकारियां पढ़ी थी उनके उपयोग से हम मापन और मूल्यांकन में अंतर भी समझेंगे। अगला बिंदु क्या लेंगे? मापन व मूल्यांकन में अंतर। ये अपने एक और पॉइंट लेते हैं हम, मापन व मूल्यांकन में क्या अंतर है ये समझेंगे। तो इसके लिए हम एक तरफ तो लेंगे मापन और एक तरफ लेंगे मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन, अब इनमें जो अंतर समझेंगे वो हमने पहले की कक्षा में कुछ जानकारियाँ ली थी उनके उपयोग से, और अभी जो प्रक्रिया लिखी है कुछ उसके उपयोग से अंतर समझेंगे। पहली बात तो हमने समझी थी कि मापन तो कैसा होता है? मात्रात्मक, और मूल्यांकन कैसा होता है? गुणात्मक।
लेकिन कभी कभी ये मात्रात्मक भी आ जाता है, क्योंकि मापन भी तो इसी में आता है। तो मुख्य रूप से तो हम ये लिखेंगे कि मापन क्या होता है, मात्रात्मक होता है, जबकि मूल्यांकन क्या होता है, गुणात्मक होता है। मूल्यांकन गुणात्मक होता है। फिर दूसरी बात देखें, हमने कहा था कि पहले मापन करते हैं, उसके बाद ही मूल्यांकन होता है। यानी मूल्यांकन का ही एक भाग क्या है, मापन। या कहें कि मूल्यांकन जब जब भी करेंगे उसी का एक पद क्या होता है, मापन। तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि मापन मूल्यांकन का एक भाग है। मापन क्या है, मापन मूल्यांकन का एक भाग है। मापन मूल्यांकन का एक भाग क्यों है, क्योंकि जब भी हम मापन करते हैं, जब भी हम मूल्यांकन करते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मापन भी करना पड़ता है। हमने उदाहरण लिए थे कि जब तक हम मापन नहीं करते तब तक मूल्यांकन भी नहीं हो पाता। तो हमने कहा कि मापन मूल्यांकन का एक भाग है। और इसी को हम इस साइड पे अलग तरीके से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, मूल्यांकन में ही मापन समाहित है। मूल्यांकन में ही मापन समाहित है, क्योंकि ये मूल्यांकन का एक भाग है तो मूल्यांकन में समाहित है। तीसरा देखें, हमने कहा कि हम इसमें मात्रा के द्वारा निर्धारित करते हैं और इसमें गुणों के द्वारा निर्धारित करते हैं। तो हमें यहाँ से एक चीज़ समझ में आएगी कि जहाँ मात्रा देखेंगे, मात्रा तो कुछ ही चीज़ों की होती है, जबकि गुण में तो सभी चीज़ें आ जाती है। अगर किसी व्यक्ति का अध्ययन करें तो कुछ चीज़ें तो हम मात्रा में दिखाएंगे, जैसे उसकी लंबाई है, उसका भार है, इनको तो मापन करेंगे। लंबाई है, भार है, इसके अलावा शरीर का तापमान है। ये चीज़ें तो हम किसके द्वारा दिखा सकते हैं, मापन के द्वारा दिखा सकते हैं, माप सकते हैं। लंबाई को माप सकते हैं, वजन का भी अपन मापन कर सकते हैं। लंबाई को तो लंबाई के पैमाने में माप सकते हैं, वजन को अपन तोलकर वो जो प्रक्रिया है अलग अलग उसमें दिखा सकते हैं। लेकिन हमारे बारे में ये तो कुछ चीज़ें हैं जिनका मापन कर सकते हैं। हमारे बारे में अधिकतर चीज़ें तो ऐसी है जो मात्रा के द्वारा नहीं दिखती, गुणों के द्वारा दिखती है। जैसे मान लो अपना चरित्र है, अपना व्यवहार है, अपने सामाजिक विकास है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, हमारे सत्य बोलने का गुण है, हमारा दूसरों के साथ व्यवहार है। ये सब चीज़ें तो हमारे गुणों के द्वारा निर्धारित होती है। और जो चीज़ें गुणों के द्वारा निर्धारित होती है उनका तो क्या होता है, मूल्यांकन होता है। यानी हम कह सकते हैं कि मापन कुछ क्षेत्रों में होता है, जबकि मूल्यांकन क्या होता है, बड़े क्षेत्रों में होता है। यह मूल्यांकन में ज़्यादा चीज़ें आती है। तो हम कहेंगे मापन का क्षेत्र सीमित होता है। मापन का क्षेत्र सीमित होता है, अर्थात व्यक्तित्व के कुछ पक्षों का ही मापन होता है। व्यक्तित्व के कुछ पक्षों का ही मापन होता है। कुछ पक्ष को ही माप सकते हैं, लंबाई माप सकते हैं, भार माप सकते हैं, तापमान माप सकते हैं, कुछ चीज़ें ही माप सकते हैं। तो इसका क्षेत्र तो क्या हो गया, सीमित हो गया, कुछ चीज़ों का ही मापन हो सकता है। जबकि गुणों में तो बहुत सी चीज़ें आ जाती है, हमारे अंदर तो बहुत सारे गुण हैं, गुण के द्वारा तो मूल्यांकन करेंगे, तो इसका क्षेत्र क्या होगा, व्यापक होगा। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक, व्यापक का अर्थ बड़ा, मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। अर्थात
अर्थात व्यक्तित्व के सभी क्षेत्रों का, अर्थात व्यक्तित्व के सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन, व्यक्तित्व के सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन संभव है। व्यक्तित्व के सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन संभव है, क्योंकि हर चीजें गुणों के रूप में मापी जा सकती है, जबकि मापन में तो कुछ ही चीजें आती है जो मात्रा के द्वारा निर्धारित होती है। इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हमने अधिगम के 3 क्षेत्र पढ़े थे, वही मानव विकास के भी 3 क्षेत्र हैं। 3H पढ़े थे। 1H का मतलब हेड, हेड यानी मस्तिष्क, ज्ञानात्मक पक्ष। 1H का अर्थ हमने पढ़ा था हर्ट यानी भावात्मक क्षेत्र, हृदय। और 1H का अर्थ पर हमने पढ़ा था हैंड यानी हाथ यानी क्रियात्मक क्षेत्र। अपने व्यक्तित्व के भी 3 क्षेत्र होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञान का तो मापन हो सकता है, परंतु भावनाओं और कार्यों का मापन नहीं हो सकता। तो फिर हम यहाँ पे उनका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो देखिए मापन में देखें, इसका संबंध ज्ञानात्मक क्षेत्र से है। इसका संबंध ज्ञानात्मक क्षेत्र से है, यानी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसके ज्ञानात्मक क्षेत्र से है। और इसका संबंध हम देखें, इसका संबंध ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक, ये 3 क्षेत्र पढ़े थे। ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक तीनों क्षेत्रों से है, तीनों क्षेत्रों से है। देखिए ज्ञानात्मक में ज्ञान संबंधी चीजें आती है। अगर हम बालक की परीक्षा भी ले रहे हैं तो उसको ज्ञान को ही माप सकते हैं। परीक्षा लेके नंबर देंगे तो मापन तो ज्ञान का ही कर सकते हैं, जबकि मूल्यांकन में ज्ञानात्मक तो आ ही जाएगा, क्योंकि जहां मापन हो रहा है वहां मूल्यांकन भी आएगा। मापन इसी का तो भाग है। परंतु मूल्यांकन में हमने कहा कि गुण से संबंधित चीजें आती है, और हम व्यक्ति की भावनाओं को गुणों के द्वारा ही देख सकते हैं, ना कि अंकों के द्वारा। व्यक्ति की क्रियात्मक कौशल, इसको भी किससे देख सकते हैं, गुणों के रूप में ही देख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, मापन का संबंध किससे, ज्ञानात्मक क्षेत्र से, और मूल्यांकन का ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों से है। दोबारा देखें, मूल्यांकन की प्रक्रिया, BS ब्लूम ने मूल्यांकन को त्रिआयामी प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया। कौन कौन से आयाम है, पहला है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, यानी पहले तो हम शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति हमें बालक में करनी है या कौन कौन सी चीजें सिखानी है। फिर उसके आधार पर क्या करवाया जाता है, शिक्षण करवाया जाता है, यानी उन चीजों को सिखाया जाता है जिसे हम कर रहे हैं अधिगम, अनुभव देना। फिर ये देखा जाता है कि हमने जो शिक्षण करवाया है उससे बालकों के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, या कहें कि बालक कितने सीखे, तो उसे हम मूल्यांकन करना भी कहते हैं। व्यवहार परिवर्तन का निर्धारण, इसे कहेंगे मूल्यांकन करना। तो पहला ये देखा कि बालक को क्या सिखाना है, फिर उसके आधार पर बालक को सिखाया गया, फिर ये देखा गया कि बालक सीखा कि नहीं सीखा, परीक्षाओं के द्वारा या किसी अन्य तरीके से अलग अलग टेस्ट लेके ये क्या किया जाता है, मूल्यांकन। फिर हमने कहा मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, तो मापन तो क्या होता है, मात्रात्मक होता है, जबकि मूल्यांकन गुणात्मक होता है, इसमें गुण होते हैं। मापन मूल्यांकन का ही क्या है, एक भाग है, जबकि मूल्यांकन में मापन समाहित है। दोनों एक ही बात है, अलग अलग तरीके से लिख दिया हमने। फिर हमने कहा कि मापन का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है, अर्थात व्यक्तित्व के कुछ पक्षों का ही मापन होता है। व्यक्तित्व के कुछ पक्ष, जैसे लंबाई माप सकते हैं, भार माप सकते हैं, सभी चीजें थोड़ी माप सकते हैं, व्यक्ति के गुणों को थोड़ी माप सकते हैं। जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक या बड़ा होता है, अर्थात व्यक्तित्व के
सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन संभव है। यानी हमारी पर्सनैलिटी है, उसके सारे गुण मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित हो सकते हैं, उनका निर्धारण कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि मापन क्या होता है, ज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित होता है। यानी हम अंकों या मात्रा के रूप में केवल व्यक्ति के ज्ञान को ही दिखा सकते हैं। मापन के द्वारा व्यक्ति के ज्ञान को ही दिखाया जा सकता है, जबकि व्यक्ति की भावनाओं और उसके कार्य करने के कौशल, क्रियात्मक, इन सबको ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों को किससे दिखाएंगे, मूल्यांकन से। ये अपने क्लास में तो नहीं बताया, पर जब अपने ऑफलाइन क्लास टेस्ट सॉल्व कराया उसमें बता दिया, तो आप फिर मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। ये व्यक्तित्व के 3 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ये अपने ज्ञान से संबंधित है, ये अपने भावनाओं से संबंधित है, और ये अपने कार्य करने के कौशल से संबंधित है। तो ये अपने 2 बिंदु लिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया और दूसरा मापन एवं मूल्यांकन। तो आप इनको अभी कंप्लीट करें, फिर आगे पढ़ते हैं भी। अब हम ले रहे हैं मूल्यांकन के उद्देश्य। देखें, मूल्यांकन के उद्देश्य का अर्थ ये है कि मूल्यांकन क्यों किया जा रहा है, इसके क्या लाभ हैं, या किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है मूल्यांकन से, वो देखेंगे। तो हम सिंपल भाषा में समझते हैं कि कक्षा में हम टेस्ट लेते हैं, परीक्षाएं आयोजित करते हैं, तो उनका क्या क्या लाभ होता है। पहला लाभ तो ये होता है कि इससे हमें यह पता लग जाता है कि हमने बालकों के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए थे, जो चीज़ें निर्धारित की थी सिखाने के लिए, वो चीज़ें बालक सीखे या नहीं सीखे, या कहें कि जो उद्देश्य निर्धारित किए थे उन उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं हुई। पहला लाभ तो ये है, पता लग जाता है कि बालक को जो सिखाना था वो बालक सीखे या नहीं सीखे। इसी को दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हमें यह पता लग जाता है कि हमने जो शिक्षण करवाया है वो शिक्षण सफल हुआ या नहीं हुआ, या बालक के व्यवहार में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। साथ ही हमें यह भी पता लग जाता है कि बालक के किस क्षेत्र में कमजोरी है सीखने में। जब बालक की परीक्षा लेते हैं, उसके टेस्ट लेते हैं, अपने विद्यालयों में परीक्षा लेना, टेस्ट लेना, वही तो मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन से हमें यह पता लग जाता है कि बालक के किन किन क्षेत्रों में कमजोरी रह गई, किस विषय में कम नंबर आए, या किस टॉपिक में बालक को दिक्कत है, ये पता लग जाती है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जैसे सभी विद्यार्थियों के कम नंबर आए किसी टॉपिक में, तो हमें यह पता लगता है कि कहीं ना कहीं अध्यापक के पढ़ाने में ही कोई कमी रह गई। तो ये भी पता लग जाता है कि किस टॉपिक में अध्यापक के समझाने में कमी रह गई। तो मूल्यांकन से विद्यार्थी का भी पता लग गया, विद्यार्थी के पढ़ने में कहाँ कमी रही, और ये भी पता लग गया कि शिक्षक के कहाँ पढ़ाने में कमी रही। इसके अलावा हमें यह भी पता लग जाता है कि किन किन विषयों में विद्यार्थी पढ़ने में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, किस टॉपिक में विद्यार्थी पढ़ने में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। या फिर जैसे कोई टॉपिक ऐसा था जिसमें सभी विद्यार्थियों को दिक्कत आई, फिर मूल्यांकन में पता लगा कि ये टॉपिक तो विद्यार्थियों के लेवल का नहीं है, थोड़े हाई लेवल का है। तो ये सब चीज़ें हमें मूल्यांकन में पता लगती है। और मूल्यांकन से जब हमें ये सब चीज़ें पता लगती है तो इसका मतलब ये है कि हम आगे के शिक्षण में सुधार कर सकते हैं। जैसे कोई टॉपिक बच्चों को कम समझ में आया, मूल्यांकन में पता लग गया कि भाई ये टॉपिक कम समझ में आया, तो फिर हम क्या करेंगे, आगे थोड़ा अच्छे से समझाएंगे। कहीं ना कहीं पढ़ाने में कमी रह गई होगी तो उस कमी को पूरा भी करेंगे। तो मूल्यांकन के ये अलग अलग लाभ हम देखेंगे। एक बार फिर मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, लिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम व्यवहारिक समझें। मूल्यांकन जो होता है या बालकों की समय समय पर परीक्षाएं जो ली जाती है, उनके क्या उद्देश्य हैं, उनसे क्या लाभ है, वो हम देख रहे हैं। पहला लाभ तो ये है कि उन परीक्षाओं से पता लग जाता है कि हमें बालकों को जो सिखाना था वो बालक सीख पाए या नहीं सीख पाए। अगर सीख पाए होंगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, और कम नंबर आए तो हम समझ जाएंगे कि बालक उन चीज़ों को अभी नहीं सीख पाए हैं।
ये इसी को हम अगली लैंग्वेज में कहें कि जो हमने शैक्षिक उद्देश्य बालकों में निर्धारित किए थे उन शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं हुई, तो शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति का निर्धारण हो जाता है। यानी हम ये जान पाते हैं कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। टेस्ट लेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमने बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया था या जो अधिगम करवाया था वह सफल हुआ या नहीं हुआ। अगली बात, इससे हमें यह भी पता लग जाता है कि बालक को किन किन बिंदुओं में समझने में कठिनाई है। बालक की कठिनाइयों का भी पता चलता है या कमजोरियों का भी पता लग जाता है। अगली बात, हमें इससे यह भी पता लग जाता है कि हमारी शिक्षण विधियाँ या हमारे शिक्षण सामग्रियाँ या हमारे पाठ्यक्रम इनमें कहाँ कहाँ कमी थी। परीक्षाएं लेते हैं, टेस्ट लेते हैं तो इनकी कमी भी पता लग जाती है कि हमारे पाठ्यक्रम में इस जगह कमी थी, हमारे पढ़ाने के तरीके में यहाँ कमी थी, तभी बच्चों को नहीं समझ में आया, तो ये भी पता लग जाता है। यानी मूल्यांकन विद्यार्थी की योग्यता को भी बता देता है और शिक्षक की योग्यता को भी बता देता है कि शिक्षक ने कितना अच्छा पढ़ाया तो अच्छे नंबर आएंगे, और शिक्षक ने अच्छा नहीं पढ़ाया तो विद्यार्थियों के नंबर भी अच्छे नहीं आएंगे। तो ये अपने जो परीक्षाएं होती है उन्हीं के आधार पर समझते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य। तो हम पहला उद्देश्य देखें, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण यानी हमने बालकों की शिक्षा के लिए जो जो उद्देश्य निर्धारित किए थे कि ये उद्देश्य पूरे करने हैं, वो पूरे हुए या नहीं हुए, यह हमें बालक की परीक्षाओं से या कहीं मूल्यांकन से पता लग जाती है। दूसरी बात, विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन का निर्धारण। विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन का निर्धारण यानी हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ या कितना हुआ। ये तो मूल्यांकन का तीसरा पद भी लिया था हमने। या कहें कि मूल्यांकन से शिक्षण की सफलता का भी पता लग जाता है। शिक्षण की सफलता का भी पता लग जाता है। मूल्यांकन लेंगे, बच्चों की परीक्षाएं लेंगे, तो अगर अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो समझ लेंगे कि शिक्षण की सफलता नहीं हुई, अभी शिक्षण सफल नहीं हुआ है, तो ये शिक्षण की सफलता दिख जाएगी। और यदि अच्छे नंबर आ गए तो हमें लग जाएगा कि शिक्षण सफल हो गया, तो शिक्षण की सफलता का पता लग जाता है। अगली बात देखें, शिक्षण विधियों पाठ्यक्रम व शिक्षण सामग्रियों की उपयुक्तता का निर्धारण। कैसे निर्धारण? शिक्षण विधियां आपने पढ़ी थी, उनका यह पता लग जाता है कि हमने जो शिक्षण विधियां पढ़ाने में काम ली थी वो शिक्षण विधियां अच्छी थी या नहीं थी। अच्छी होगी अगर बच्चों का परिणाम अच्छा आया, मूल्यांकन में अच्छा रिजल्ट आया तो शिक्षण विधियां अच्छी थी, और यदि कमी रह गई तो उन शिक्षण विधियों की कमी पता लग जाएगी। पाठ्यक्रम, ये भी पता लग जाएगा कि पाठ्यक्रम ये सही है कि या नहीं है, ये बच्चों के स्तर के अनुकूल है या नहीं है। एक तो कठिन पाठ्यक्रम दे दें तो बच्चों के नंबर नहीं आएंगे, हमें पता लग जाएगा कि बच्चों के इस टॉपिक में नंबर नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है, हो सकता है कि ये पाठ्यक्रम इनके स्तर का नहीं हो, ये भी पता लग जाता है मूल्यांकन में।
एक ये भी पता लग जाता है कि कोई चीज हमने समझाई, उसके लिए जो शिक्षण सामग्री काम में ली वो सही ली या गलत ले ली। अगर सही शिक्षण सामग्री काम में लेंगे तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे, और यदि सही शिक्षण सामग्री काम में नहीं लेंगे तो बच्चे के नंबर भी कम आएंगे। ये सब चीज़ें हमें मूल्यांकन में पता लग जाती है। तो शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम या शिक्षण सामग्रियां उपयुक्त है या नहीं है, इसका निर्धारण हमें किससे हो जाता है? मूल्यांकन से हो जाता है। अगला देखें, विद्यार्थियों की रुचि, इससे पहले एक पॉइंट लेते हैं। चौथा जो पॉइंट लिखा है उसी से रिलेटेड है। देखें, शिक्षण में आवश्यक सुधार, शिक्षण में आवश्यक सुधार के अवसर, या हम कहें कि शिक्षण में आवश्यक सुधार के लिए जानकारियां मिलना, ये थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखने के लिए चेंज किया है। शिक्षण में आवश्यक सुधार के लिए जानकारियां मिलना। क्या जानकारियां मिलना? ये जानकारियां मिल जाती है कि शिक्षण में कहाँ कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आए तो शिक्षण में सुधार करने की ज़रूरत है। किसी टॉपिक में कम नंबर आए तो वहाँ देखना है कि कहाँ सुधार करना है। तो शिक्षण में आवश्यक सुधार के लिए जानकारियाँ मिलना। और इसके बाद देखें, मूल्यांकन शिक्षक व विद्यार्थी, मूल्यांकन शिक्षक व विद्यार्थी दोनों की सफलताओं का निर्धारण करता है। दोनों की सफलताओं का निर्धारण करता है। यानी शिक्षक की तो उन सफलताओं का निर्धारण करता है कि शिक्षक ने अच्छा पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, और विद्यार्थी की उन सफलताओं का निर्धारण करता है कि विद्यार्थी कोई चीज़ सीख पाया या नहीं सीख पाया। यानी ये दोनों की योग्यताओं का या सफलताओं का निर्धारण करता है। तो देखिए, मूल्यांकन के क्या क्या उद्देश्य हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण, यानी शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए थे उनकी प्राप्ति हुई या नहीं हुई। अगला देखिए, विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन का निर्धारण, यानी हमने जो शिक्षण करवाया था उस शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, या किस स्तर तक परिवर्तन हुआ, ये भी पता लग जाता है। मूल्यांकन से शिक्षण की सफलता का भी पता लग जाता है। जब हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, परीक्षा लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि शिक्षण सफल हुआ या नहीं हुआ। अच्छे नंबर आए, सारे टॉपिक सभी बिंदुओं से, सभी इकाइयों से अच्छे नंबर आए तो शिक्षण सफल हो गया, और यदि कहीं कमी रह गई विद्यार्थियों में तो यह शिक्षण की कमी मानी जाएगी। शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम व शिक्षण सामग्रियों की उपयुक्तता का निर्धारण, यानी इससे यह पता लग जाता है कि हमने जो शिक्षण विधियां काम में ली थी, जो पाठ्यक्रम है या जो शिक्षण सामग्रियां हैं वो उपयुक्त है या नहीं है। अगर उपयुक्त नहीं होगी तो मूल्यांकन में बच्चों के कम नंबर आएंगे, तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि इनमें कहीं ना कहीं कमी है। और यदि अच्छे नंबर आए तो ये अच्छी है, तो इनमें पता लग जाएगा, और इसी से बन जाएगा कि शिक्षण में आवश्यक सुधार के लिए जानकारियाँ मिलना। शिक्षण में जहाँ जहाँ भी सुधार करने की ज़रूरत है उसकी जानकारियाँ हमें किससे मिलेगी? मूल्यांकन से मिल जाएगी। मूल्यांकन करेंगे, बच्चों के नंबर देखेंगे, ये देखेंगे कि किन किन टॉपिकों में इनके दिक्कतें, कहाँ चेंज करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें मार्गदर्शन मिल जाएगा। और ये हम कहेंगे कि मूल्यांकन क्या है? शिक्षक व विद्यार्थी दोनों की सफलताओं का निर्धारण करता है। शिक्षक की तो वो सफलता दिखाता है कि शिक्षक का पढ़ाना कितना सफल हुआ,
विद्यार्थी की ये सफलता दिखाता है कि विद्यार्थी कितने सीख पाए, तो ये दोनों की सफलताओं का निर्धारण करता है। तो ये हुए मूल्यांकन के उद्देश्य। तो ये अपने मूल्यांकन के उद्देश्य हुए। तो आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। अगला जो बिंदु चलेगा वो थोड़ा बड़ा है, तो उसे अगली कक्षा में लेते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान से अध्ययन करें और ये अपने बहुत ही जल्द आपके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीट तैयार की जाएगी, जो अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मापन मूल्यांकन और सीसी इन टॉपिक्स को क्लियर करते हुए वो सीट बनाई जाएगी। तो इनको ध्यान से पढ़ें और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।